हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक कवर करेंगे। ये नया बुक एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें देख लीजिए यहाँ पे 7500 प्लस MCQs इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक सेशन में जो हम लोग इसका 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और 24 ये 2 सेट जो है देखेंगे। ठीक है, दोनों मिला के 100 प्रश्न हो जाएगा। एक सेट में 50 प्रश्न इस बुक में दिया गया है। और स्पेशली ये बुक जो है फ्रेंड्स, जो ऑल स्टेट्स PCS की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, CDS, NDA, टीचर एग्जाम्स, बैंकिंग, इस सभी के लिए जो है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो अगर आप लोगों को सेट लगाना है तो ये वीडियो जो है एक बार जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से इसका जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 23 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो जो सही कालानुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और सबसे लास्ट में जो है नव पाषाण काल हो जाएगा। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप क्यों बनाए गए हैं। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? सही है, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है इसका सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? किस लेख से इसकी जानकारी मिलती है? सही है, अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस सेट का। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है इसमें से असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी जो है कथन यहाँ पे सत्य है। सभा और समिति का महत्व घट गया था, ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था और यज्ञ बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? सही है, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी कथन जो है देखिए सही है। द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली जो है कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई, ये भी सही है। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या था? चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह क्या था? सही है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस सेट का उसको देखते चलें। दिया गया है कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? सही है, तारीखे दाऊदी में जो है इसकी चर्चा मिलती है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व के जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान को जो है ये फांसी की सजा जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है
विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? तो इन्हें जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है शामिल इसमें किया गया था। याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो है निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा शरीर का वजन जो है यह उपार्जित लक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वी के कृष्ण मेनन। वी के कृष्ण मेनन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो सही हो जाएगा इसका सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। ठीक है, क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था? सही है, बढ़ा दिया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 4 बार। ठीक है, याद रखिएगा 4 बार। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो याद रखिएगा यह लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें अस्पृश्यता का जो निषेध है वह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है? वह कौन सा देश है? याद रखिएगा वह देश हो जाएगा इंडोनेशिया। सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1854 ईस्वी में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ बांध का नाम दिया गया है सूची 1 में, दूसरे तरफ जो है सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है कि वो बांध जो है किस राज्य में है। तो इसका जो सही मिलान करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सही जो मिलान करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। मयूरकाशी बांध जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बी का 1 हो जाएगा मेट्टूर बांध जो है यह तमिलनाडु में है। सी का जो है 2 हो जाएगा यानी नागार्जुन सागर बांध जो है यह आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 24 दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो वह है तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया जो है यह अंतर महाद्वीपीय देश के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? वाटरफॉल। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात जो है इसका उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है किससे? यह कोपेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? राइट आंसर इसका सोडियम।
ठीक है। सोडियम जो है देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया है श्वसन प्रक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह कौन सा वर्णक है? वह है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड याद रखिएगा। बी में इसका सही आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? राइट आंसर इसका बेकेलाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही आंसर। निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? तो सुक्रोज जो है यह एक अपचायक शर्करा जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शहद की प्रवृत्ति होती है। शहद की प्रवृत्ति जो है वह कैसी होती है? तो राइट आंसर है अम्लीय, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 34। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी केवल 3 हो जाएगा। दुग्ध का अस्कंदन। दुग्ध का अस्कंदन जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम दोनों होता है? तो यह होता है ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। पक्शिनिया ग्रैमिनीस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ये जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट में पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? सही हो जाएगा इसका देखिए विषाणु, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो सही इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 दोनों हो जाएगा। यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है और यह मंड यानी कि स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है? तो सही हो जाएगा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। कह रहा है इसमें है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर? तो यह होता है लाइसोसोम के चारों ओर। ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है सही आंसर। गलत वाक्य को पहचान कीजिए। गलत वाक्य को पहचान करना है। तो कोशिका द्रव को जीव द्रव भी कहा जाता है, ये जो है देखिए गलत वाक्य दिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 44 है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो सही है पुनर्जनन की, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। विश्व के वृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत किया गया था हर्बर्टसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक रॉक कट मंदिर है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो मिलान करेंगे तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 1 और ई का
2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न में है कि बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है अल्पाधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर हो जाएगा। और चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में आप्लावी वन जो ये डिलुवियल फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 24 का क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 24 का क्वेश्चन, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन जो है देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 2 है कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो वह शासक थे राजराज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है। इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो मंदसौर अभिलेख से होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन इनमें से सही है। बी सही आंसर है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है देखिए सत्य कथन है, 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुहारावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले जो है सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण हुआ था, इसको जो है 1 नंबर पर। उसके बाद 3 महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद 1 बृहदेश्वर मंदिर जो है तीसरे नंबर पे जो है हो जाएगा। और उसके बाद गैंगकोंड चोलपुरम मंदिर जो है ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो अदीना मस्जिद मांडू दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये मांडू में नहीं बल्कि मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? ये मालदा पश्चिम बंगाल में है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही सुमेलित नहीं होगा। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 इसमें है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई। किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? तो यह कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। उसके बाद है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे चौथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सही। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? वह थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो वह था समाजवाद का विचार। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आंसर सही। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा जो इसकी स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका सही। और चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है इसमें कि 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाषाई प्रांत आयोग उषा नाथ सेन जो दिया गया है देखिए, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष जो है उषा नाथ सेन, यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे एस के धर। कौन थे? एस के धर थे, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा है कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो है कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल और दूसरे तरफ जो है वो मरुस्थल कौन से देश में स्थित है वो दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है गिब्सन मरुस्थल ब्राजील, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में जो है यह स्थित है। तो ब्राजील यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर कमी की दूरी आई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? याद रखिएगा वह नदी है मिसिसिपी नदी। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन जो है जो कि सही नहीं है? तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो वह राज्य है हरियाणा, हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी है सही। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होती है? उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी है सही। उसके बाद द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है वह है संवहन, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? वह तत्व है गंधक यानी कि सल्फर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसमें जीरो न्यूट्रॉन जो है मौजूद होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? वह कौन सा तत्व है? तो वह है देखिए यहाँ पे हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है?
राइट आंसर द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही आंसर। उसके बाद है निम्न में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है, निम्न में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है, तो वह है एनेलिडा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा सही, ये अकशेरुकी वर्ग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वो कौन सा कोशिका अंग है, वह है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, ए और बी दोनों, यानी कि रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, वह है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है, गमन, ये जो है राजधानी का कार्य नहीं होगा, डी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, वह कौन सा अंगक है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो वह है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए, ऑप्शन डी पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ प्रक्रिया, दूसरे तरफ जो है परिणाम दिया गया है कि उस प्रक्रिया से क्या परिणाम निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। ए का 3 यानी कि अपघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है देखिए मीथेन CH4 का निर्माण होता है उसके परिणाम से। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की वजह से जलवाष्प बनता है। सी का 1 है यानी कि श्वसन का जो है परिणाम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 44 में इसमें है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक, ठीक है, केवल एक जो है देखिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 162 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा झील है। तो झील का नाम है डल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे। नगरीय मध्यम वर्ग जो है भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है सही। और आइए अब इस सेट का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारक या कारकों पर विचार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी जो है देखिए सही है। लागत मूल्य, अंतर फसल मूल्य, क्षमता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये सभी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, इस बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और 24 ये दोनों प्रैक्टिस सेट जो है आज देखे हैं। टोटल 100 प्रश्न डिस्कशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट
भी आप लोगों के आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार दरोगा को हो या फिर जो एनटीपीसी रेलवे का जो वैकेंसी आया हुआ है, उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस सेशन का जो क्वेश्चन था उसका लेवल आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट पे डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।